मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग एंड किंगडम। ठीक है, और ये है उसका लास्ट पार्ट। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ दिया था। क्या था भाई? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, ये हम लोग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, या फिर आपकी जो भी है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आज चैप्टर को खत्म करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में मैनी अचीवमेंट्स ऑफ चोलास। देखो भाई, चोला डायनेस्टी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रही है ये चीज वो समझ लेते हैं। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला डायनेस्टीज were made possible through development in agriculture. Look at the map too again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. देखो, बहुत सारे चोलास की ऐसी अचीवमेंट्स थी जो कि एग्रीकल्चर के अंदर नई नई डेवलपमेंट ला पाई थी। अब हम लोग को मैप 2 दोबारा देखना है। मैप 2 कहाँ था? देखो, मैंने यहाँ पे वो चीज़ ऐड नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो ये देखो, जैसे ये रहा हमारे इंडिया का मैप। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसा भी लग रहा है। अच्छा, यहाँ देखो नीचे, तो नीचे यहाँ है ना हमारे चोला। तो यहाँ जो कावेरी नदी आती है वो आप देखते हो कि ये टूट जाती है, आपने देखा होगा। मतलब जैसे ही आप अपने मैप को देखते हो तो ये देखो, जैसे ये रहा चोला का एम्पायर। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से कावेरी एंटर कर रही है यहाँ पर, और जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टा का मतलब ये होता है बेसिकली वो स्तर जहाँ पर नदी टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर नदी टूटना शुरू हो जाती है, उनके छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। ठीक, और उससे पहले, मतलब बे ऑफ बंगाल से पहले, जैसे वो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली है उससे जस्ट पहले ये चैनल्स के अंदर फॉर्म हो जाती है। ठीक, these channel overflowed frequently। और ये जो चैनल्स होते हैं, अभी मैंने बताया था यार, ये जो हमारे चैनल्स होते हैं, ये जो चैनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये ओवरफ्लो करते रहते फ्रीक्वेंटली कभी कभी। और क्या करते हैं, फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट कर देते हैं। फर्टाइल सॉइल, जैसे यहाँ है फर्टाइल सॉइल, पानी किनारे है भैया, फर्टाइल सॉइल है, तो ये अपने जो बैंक्स होते हैं, अपनी नदी के तट पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक, और जो वाटर फ्रॉम चैनल होता है, जो चैनल का वाटर होता है, ठीक, मतलब यहाँ से जो पानी मिलता है वो एक नेसेसरी मॉइस्चर दे देता है उस सॉइल को। और इसीलिए आपने सुना होगा कि कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल रिवर। क्यों कहा जाता है ऐसा? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कावेरी के जो पानी होता है वो यहाँ पर जैसे ही वो टूटना शुरू होती है वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल को अपने बैंक पर डिपॉजिट कर देती है, अपने तट पर डिपॉजिट कर देती है। और वहाँ पर जहाँ से जैसे खेती होगी तो पानी भी मिल जाएगा उसके साथ साथ, तो क्या है, वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा फर्टाइल बन जाएगी। इसीलिए कावेरी को तो मोस्ट फर्टाइल रिवर कहते हैं। ठीक, हालांकि रिवर फर्टाइल नहीं होती, सॉइल फर्टाइल को वो लेकर के आके बस आपके पास वहाँ पे अपने बैंक पे डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, आया को मुझे सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इसी तरीके से क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली जो राइस का कल्टीवेशन होता है वो यहाँ पे आसानी से हो जाता था। चलो, ऑल्सो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ऑल्सो क्या था कि जो एग्रीकल्चर था वो तो पहले से ही बहुत पार्ट ऑफ तमिलनाडु में हो चुका था। जैसे ये तमिलनाडु है तो यहाँ मतलब जैसे मान लो इन जगहों पर हो चुका था। ठीक है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी थी हैं जिनके पर अभी भी कल्टीवेशन शुरू नहीं हुआ था किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वही है हमारे क्या, ये एग्रीकल्चर वहाँ डेवलप नहीं हुआ था अभी तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी, मतलब जब हो गया तो उससे पहले भी तमिलनाडु के और पार्ट के अंदर ये चीज़ें हो चुकी थी। ठीक, इट वाज ओनली फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी। ये 5 से 6ठी सदी की बात है
कि ये जो एरिया था, ये इस जगह का एरिया था, ये फुल एक लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। ठीक, फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कहीं कहीं जगहों पर जहाँ जंगल थे उनको क्लियर भी करना पड़ा। ठीक, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन द एरिया, अब जो लैंड ऊंचा नीचा है या ऐसे है, इनको लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक, जिससे कल्टीवेशन करी जा सके। और इन द डेल्टा रीजन, तो डेल्टा का रीजन है, डेल्टा कहाँ होता है भाई, मैंने बताया था जब वो जाने वाली होती है और जैसे जैसे उसकी जैसे देखो, आप क्या करना, आप घर में एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। आप एक गिलास के अंदर पानी ले लो, ठीक है, एक गिलास के अंदर पानी ले लो, ठीक है, मैं 2 सेकंड वेट कर रहा हूँ, फटाफट से ले लो, 1 ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद क्या करो, उसको जमीन के ऊपर डालो, तो क्या देखोगे, स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे ही वो नीचे गिर रही होगी, जब तक वो नीचे जा रही होगी तो उसकी स्पीड फुल है, तो क्या है उसके अंदर एक भी वो बैंक्स नहीं बन रहे होगा, मतलब क्या है ना, वो टूट नहीं रही होगी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरेगी और उसकी स्पीड एकदम से गिर जाएगी, तब क्या होगा, वो बीच बीच में क्या रह जाएगा, कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, जैसे ये यहाँ एम्प्टी स्पेस रह गया, ठीक है, फिर यहाँ एम्प्टी स्पेस रह गया, ठीक है, और यहाँ पे रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, यही होते हैं हमारे डेल्टा, जहाँ पर नदी हमारी फैल जाए, ऐसे जा रही है फिर ऐसे 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 फैल गई, ठीक है, तो इनके बीच की जो जगह होती है वही डेल्टा कहलाता है। ठीक, तो डेल्टा के रीजन पे एम्बैंकमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सके, कैनल्स को बनवाना पड़ेगा जिससे इरिगेशन हो सके, ठीक है। और इन मैनी एरियाज ट्रू क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर, और आपने सुना भी होगा खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, जो हर साल में 2 क्रॉप को उगाया जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, एक साल के अंदर 2 क्रॉप उगा करके उनको हार्वेस्ट किया जाता है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, ठीक है, चल नेक्स्ट आगे क्या है, इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, सुनना, in many cases it was necessary to water crops artificially, methods were used for irrigation, in some areas wells were dug, huge tanks were constructed to collect water, ठीक है, क्लियर। और कहीं कहीं तो बड़े बड़े टैंक बनवाए जाते थे जिससे रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। भाई देखो, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा इरिगेशन वर्क होता है उसको करवाने के लिए 2 मेन चीज के लिए जरूरत होती है, एक तो प्लानिंग और एक तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलो ये पेज एंड हो गया, चलते हैं आगे फटाफट से एंड यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेबर्स एंड रिसोर्सेज, मतलब एक उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग चाहिए, उसके लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, देन उसके बाद लेबर्स की जरूरत होगी, फिर रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इरिगेशन वर्क के लिए। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, और ये भी जरूरी होता है कि किस तरीके से इस वर्क को किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा इसको, और ये डिसाइड करना कि कितना वाटर शेयर करना है। ठीक, most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities। देखो, जितने भी नए नए रूलर थे, जैसे कि आप नाम सुन सकते हो राज चोला, ठीक है, राज फर्स्ट, भोज फर्स्ट, ठीक है, आप सुन सकते हो नाम राजेंद्र चोला का, ठीक है, राजेंद्र चोला, ठीक है, और आप सुन सकते हो कारिकला चोला। ठीक है, ये क्या है, ये फेमस रूलर है चोला डायनेस्टी के, कारिकला चोला। ठीक, तो राजेंद्र चोला, कारिकला चोला, तो ये क्या है, ये रूलर्स है बहुत सारे। ठीक, तो क्या है, उस समय के लोग जो होते थे और जो नए नए रूलर्स हुआ करते थे, वो इस एक्टिविटी में, मतलब फार्मिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अपना इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, मतलब उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस चीज में कि अच्छा इरिगेशन होती है तो इरिगेशन कैसे होती है, सब जानना होता था इनको। नेक्स्ट आओ, अब थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड?
अच्छा, अब तो हेडिंग का नाम क्या है था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, मतलब एक एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से एक एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। हाउ वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज? एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ में आ गया कि हाँ उसका शासन कैसे किया जाएगा, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि एम्पायर में शासन कैसे किया जाता था, लेकिन हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज? शासन को ऑर्गेनाइज कैसे रखा जाता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर। पीजेंट्स क्या होता था कि जो एम्पायर में जो रूलर हुआ करता था वो पीजेंट फार्मर का एक ग्रुप बना देता था जिसका नाम क्या होता था? उर। ठीक, जो कि प्रॉस्परस होते गए। प्रॉस्परस मतलब पैसे वाले होते गए जैसे जैसे इरिगेशन और एग्रीकल्चर का स्प्रेड हुआ। ठीक, जो विलेज के अंदर ग्रुप हुआ करते थे जो कि बड़े बड़े यूनिट्स पे फॉर्म हुआ करते थे उसको नाडु कहा जाता था, और यहीं पे नाम पड़ा है स्टेट का तमिलनाडु। ठीक है, तमिल के अंदर एक बहुत बड़ा गांव है, उसी का नाम इन्होंने तमिलनाडु रख दिया। ठीक, तमिल रीजन के अंदर, इसीलिए इसका नाम तमिलनाडु रखा गया था। द विलेज काउंसिल और द नाडु परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। भाई देखो, यहीं से आप समझ जाओगे। विलेज की जो काउंसिल हुआ करती थी, विलेज काउंसिल मतलब जैसे कि जो उस समय की जाति पंचायत हुआ करती थी वो, तो जो द विलेज काउंसिल एंड द नाडु परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, और जो नाडु हुआ करता था वो बहुत सारे टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट इंक्लूड डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। मतलब ये बहुत सारे काम तो करता ही था, साथ साथ क्या करता था? जस्टिस देना और साथ साथ में टैक्सेस कलेक्ट करना। ठीक, ये इनका काम हुआ करता था, ये लोग काम किया करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। Rich peasants exercise considerable controls over the affairs of the Tamil Nadu under the supervision of central Chola government। देखो, जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, मतलब जो अच्छे खासे पैसे वाले किसान हैं, ठीक, उनको क्या है, उनके पास एक कंसिडरेबल कंट्रोल था, मतलब ऐसा कंट्रोल था कि हाँ उनको सब लोग जानते थे। ठीक, ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडु, मतलब नाडु के पास जितने भी काम आया करते थे उसके ऊपर एक कंसिडरेबल कंट्रोल हुआ करता था इन रिच पीजेंट्स का। ठीक, और जो कि किसके अंडर आ करते थे? चोला गवर्नमेंट के अंडर। ठीक, चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मुवेंडवेलन। ठीक है, क्या बोलते थे? मुवेंडवेलन। मतलब क्या है? चोला जो किंग्स हुआ करते थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स, मतलब बड़े बड़े पीजेंट्स को क्या नाम दिया करते थे? मुवेंडवेलम। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? अवेलन। अवेलन का मतलब क्या होता है? या तो पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। अरैयर, अरैयर दे दिया करते थे नाम। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? चीफ एक्सेट्रा। एज द मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड देम विद द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। ठीक, क्लियर हो गया सारी बातें? हम चले आगे, चलते हैं आगे। ठीक है, ऐसा ये पेज बचा भी नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ एक चीज दी गई है, टाइप्स ऑफ लैंड। दिमाग में सुनते ही आएगा टाइप्स ऑफ लैंड। ये टाइप्स ऑफ लैंड कहाँ से यहाँ पर आ गया? हिस्ट्री के अंदर भी लैंड के टाइप पढ़ने हैं। हमने तो सुना था कि लैंड के टाइप तो हमको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ये लैंड के टाइप इसमें कैसे आ गए? अभी समझ में आएगा। चोला इंस्क्रिप्शन समझ गए होंगे यहीं से कि भैया चोला साम्राज्य की बात हो रही है। यहाँ पर चोला साम्राज्य के टाइम पर लैंड को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वही चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, देखो, पहला है वेलन वगई। इसका मतलब कहते हैं लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टियर। ठीक, मतलब क्या है? जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे पीजेंट्स का लैंड, जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे पीजेंट्स का लैंड। और ब्रह्मदेव, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। अब उस समय क्या होता था? तो ब्राह्मण वो तो पूजा में रहते थे।
अब उनको खेती करने का इतना कुछ शौक खास से दिया नहीं जाता था, इसलिए उनके पास जमीन भी नहीं हुआ करती थी। तो जैसे जैसे मतलब राजा के अंडर में उन्होंने उनका एक यज्ञ करवा दिया, ठीक। तो क्या है, राजा खुश होकर के उनको ब्रह्म दे देते थे, मतलब एक ब्राह्मण को लैंड गिफ्ट किया करते थे, ठीक। शैलो भोग, अब उसके ऊपर उनकी मर्जी की वो क्या करे, उसके ऊपर वो चाहे 4 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी कर दे, या तो वो कुआं खुदवा ले, या तो उस पर खेती करे, ठीक। शोला भोग मतलब क्या है, शाला भोग का मतलब होता है जिससे स्कूल का मेंटेनेंस हो, ठीक है। उस समय भी स्कूल हुआ करते थे, वाओ दैट्स लुक लाइक वाओ। चलो, देवदान और तिरुनामत्तुकनी, ठीक है, नाम ही अजीब है। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, भाई जहाँ पे भी टेम्पल्स बनते हैं ना, उतना जो एरिया होता है उसको ये लोग क्या बोलते थे, देवदान, ठीक। क्या बोलते थे, देवदान, या फिर क्या बोलते थे, तिरुनामत्तुकनी, क्या बोलते थे, तिरुनामाना नहीं, रुको, तिरुनमु मत्तुकन्नी, ठीक है, तिरुनामत्तुकन्नी, ठीक है, नाम ही अजीब है बहुत सारे। चलो, पल्ली चंडम, क्या है, पल्ली चंडम मतलब लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो जैन के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जैन के स्कूल्स हुआ करते थे, उनको भी कुछ लैंड डोनेट किया जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पल्ली चंडम, पल्ली चंडम। आए बच्चे, सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, We have seen that Brahmins often received land grants और ब्रह्मदेव, ठीक है, उनको ब्रह्मदेव बहुत ज्यादा मिलता है, हमको ये पता है, ठीक। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of South India। मतलब क्या है कहने का कि जैसे कि हमको पता है कि ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स मिला करते थे और इनको ब्रह्मदेव मिला करता था, ठीक। तो उसी की वजह से क्या होता था कि अब लैंड मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ करेंगे तो है नहीं, उस समय पक्की ईंटें हुआ तो करती थी, लेकिन ब्राह्मण को घर में रहना तो पसंद होता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये करते थे कि वो मूव करते थे, कहाँ मूव करते थे, कावेरी वैली की तरफ, ठीक। उनको लगता था कि अगर हमें इससे पहले लैंड मिल गया अगर इधर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए वो क्या करते थे, अपनी सेटलमेंट को कावेरी की तरफ शिफ्ट कर लेते थे, कावेरी वैली की साइड पर। और जैसे ही उनको कोई लैंड मिलता था आसपास का, कावेरी के आसपास का, वो वहाँ पर खेती करते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे। आई होप सारी बातें क्लियर है, ठीक है। इसी वजह से कावेरी वैली पर जितने भी सेटलमेंट्स हुए वो इसी टाइम पीरियड के अराउंड पर हुए थे, और सबसे ज्यादा किसके हुए थे, ब्राह्मण, ठीक। ईच ब्राह्मण वाज लुक्ड आफ्टर एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर, मतलब जो भी ब्रह्मदेव दिया जाता था उसको एक असेंबली देखा करती थी या फिर एक सभा देखा करती थी जो कि प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे, मतलब एक ऐसे ब्राह्मण जिनके पास पहले से लैंड है, ठीक। These assemblies worked very efficiently, और ये असेंबली बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करा करती थी। Their decisions were recorded in the details in inscription, इन्हीं डिसीजंस को बहुत डिटेल में इंस्क्रिप्शंस के अंदर स्टोर किया गया था। उनको लगा कि आगे आने वाली मेरी पीढ़ी को ये सारी इंस्क्रिप्शन से क्या पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चीजें हुई थी। Often on the stone walls of the temple, और कभी कभी टेम्पल्स की वॉल्स पर। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, मतलब जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के सामान ट्रेड किया करते थे, उनके एसोसिएशन को नगरम बोला जाता था। और जिसको ओकेजनली कब ये क्या करते थे, ये ओकेजनली, मतलब वैसे तो ये ट्रेडिंग करा करते थे, लेकिन ओकेजनली ये कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टाउन के परफॉर्म किया करते थे, ठीक है, कभी कभी। क्लियर? अब यहाँ देखो, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरमुर, यार ये नाम देखो, एक तो इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरेमुरुर इन चिंगलेपुट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड दिस डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। मतलब जो उत्तर मेरूर में चिंगलेपुट्टू डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर, वो हमको बताता था
कि किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर सभा को ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक, द सभा हैड सेपरेट कमिटीज, सभा के अंदर सेपरेट कमिटीज हुआ करती थी। आफ्टर लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, किसके बाद किसको देखना, इरिगेशन वर्क्स को देखना, गार्डन्स को देखना, मतलब उनके इरिगेशन वर्क्स देखना, गार्डन बनवा रहे तो उसको लुक ओवर करना, ठीक है, टेम्पल्स बनवा रहे तो उसको देखना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ द फार्म। ठीक, मतलब उन लोगों के नाम जो कि इस कमेटी के मेंबर बनने लायक हैं, उनका नाम क्या किया जाता था, एक छोटी पाम की पत्ती ली जाती थी, उसकी टिकट बनाई जाती थी और उसके ऊपर उनका नाम लिखा जाता था। ठीक है, these tickets were put into an earthenware pot। ठीक, आए बस सारी बातें क्लियर है। और फिर क्या किया जाता था, मतलब एक पॉट में उसको सारे टिकट्स को डाल दिया, सारे पत्तों को डाल दिया, और फिर एक यंग बॉय को बुलाया जाता था जिसको कहा जाता था कि इसमें से टिकट्स निकालनी है तुमको, 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, एक एक करके निकालनी है हर एक कमेटी के लिए। ठीक, और फिर क्या होता था, जिस कमेटी में भी जिसका नाम आ जाता था वो उस कमेटी के अंदर शामिल हो जाता था। ठीक, आए बाबा तक सारी बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज शुरू हो जाओ भाई। अब यहाँ देखो क्या है, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पर ये पढ़वाने की मुझे खास कुछ जरूरत है नहीं। ठीक, ये देख सकते हो, तो ये क्या है, ये सब इंस्क्रिप्शन है तो इनको आप पढ़ लेना। ठीक, इंस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है क्योंकि भाई ये चैप्टर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इंस्क्रिप्शन तक टेक्स्ट को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मतलब ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आगे किसी वीडियो के अंदर इसको स्पेशली एक्सप्लेन कर दूंगा आपके। चलो फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे बताओ, दिमाग लगाओ। अच्छा, अगर गुर्जर प्रतिहार याद नहीं आ रहा तो पालास तो पता ही होगा, मैंने अच्छे से बताया था तुमको। बंगाल, समझे, बंगाल। आई होप अभी सारी बातें क्लियर है ना। पालास का बंगाल में थे। ठीक, राष्ट्रकूटास कहाँ थे, कुछ याद तो आ रहा है भैया, ये देखो इंडिया का मैप, एक मिनट, ठीक है, कैसा भी मैप बन रहा है, देखो नीचे ही तो थे ना राष्ट्रकूटास हमारे मैप में देखा था हम लोगों ने, तो पालास बंगाल में थे, राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन में थे, और चोलास किधर थे, ऑब्वियसली तमिलनाडु में। तो बचे कौन, गुर्जर प्रतिहार गुजरात एंड राजस्थान में। क्लियर है, या फिर अब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे मिलाएंगे तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात एंड राजस्थान। यहाँ पे हम कलर चेंज करके कर सकते हैं। ठीक, फिर राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन, ठीक, पालास बंगाल, चोलास तमिलनाडु। क्लियर है, इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, आंसर आपके सामने है। क्लियर, चलते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट, Who were the parties involved in tripartite struggle? Tripartite struggle याद करो। तीन, कौन कौन थे तीन, बताओ फटाफट से। तीन कौन कौन से थे, एक तो भैया देखो कन्नौज के लिए हुआ था, ये तो सबको पता है। अब गंगा वैली के आसपास देखो कौन कौन से राज्य थे, गुर्जर प्रतिहार नीचे से, राष्ट्रकूटास इधर से और पालास इधर से। हो गई ना तीनों पार्टी। कौन कौन सी थी, राष्ट्रकूटास हो गई। ठीक है, राष्ट्रकूटास के बाद फिर हम लोग यहाँ पर हमारा आगे पालास एंड देन गुर्जर प्रतिहार आप लिख लेना। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस नेसेसरी हुआ करती थी एक कमेटी जो सभा होती थी उसका मेंबर बनने के लिए। ऐसी कोई चीज तो हमारे इसके अंदर नहीं दी गई है, इसीलिए इंस्क्रिप्शन रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भैया
इंस्ट्रक्शंस को कर लेते हैं। यहाँ देखो, ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा शुड बी द ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। They should have their own home. They should be between 35 and 70 years of age. They should know the knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. If anyone has been a member of committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जिससे आप सभा के एक मेंबर बन सकते हैं। ठीक, तो ये 6 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसके आगे सेकंड आंसर, सेकंड नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट के चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है? What were the 2 major cities under the control of चाहमनाज? चाहमनाज, ये कौन सा नाम आ गया? मैंने तो सुना ही नहीं। चाहमनाज चौहान से, याद करो चौहान, बाद में चौहान कहा गया था इनको। तो कौन कौन सी जगह पे रूल कर रहे थे? अजमेर एंड दिल्ली। समझे? क्लियर है? चलते हैं आगे। लो, हाउ डिड राजपूतास बिकम पावरफुल? अब ये लॉन्ग आंसर है। देखो, राजपूतास कैसे पावरफुल बने थे? राजपूतास को जिस तरह पावरफुल बने थे कि एक राजपूतन चीफ थे जिनका नाम था दंती दुर्गा। अब उन्होंने क्या किया कि अपने जो चालुक्यन ओवरलॉर्ड थे उनको ओवरथ्रो कर दिया। ठीक, और उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम कहता है हिरण्यगर्भा, जिसको गोल्डन वूम भी कहा जाता है। ठीक, इसको उन्होंने परफॉर्म किया और इससे ये क्या बन गए? एक क्षत्रिय बन गए। ठीक, क्या बन गए? ये एक क्षत्रिय बन गए। ठीक, क्षत्रिय बनने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? धीमे धीमे इन्होंने अपने एरिया जो इनके दंती दुर्गा के पास था, तो इनके जो सक्सेसर्स थे इन्होंने इसको और बड़ा किया और बड़ा किया और बड़ा किया, और इस तरीके से राजपूतास पावरफुल हो गए। ठीक है, बाकी आपके जिस तरीके से टीचर लिखवाए उस तरीके से आप लिख लेना। What does the new dynasties do to gain ascendance? ये आप बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, what did the new dynasties do to gain acceptance? मतलब नई डायनेस्टीज ने से क्या क्या करना पड़ा उनको जिससे उनको एक्सेप्टेंस मिले। ठीक है, और उनकी समाज में एक रेस्पेक्ट हो। चलो नेक्स्ट आओ, क्या है? What kind of irrigation works were developed in the Tamil region? तमिल रीजन के अंदर कौन कौन से इरिगेशन वर्क बनवाए गए थे? पहला तो कौन सा? टैंक्स बनवाए गए थे, कैनल्स बनवाई गई थी, और आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए गए थे। सिंपल। आर्टिफिशियल लेक्स तो वैसे नहीं, खास कर छोड़ सकते उसको। ठीक है, मतलब लेक्स बनवाए गए थे। इस तरीके से आप 2 चीजें तो काफी है। नेक्स्ट, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल? चोला टेम्पल से कौन सी एक्टिविटी एसोसिएटेड है? ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि बुक में आज तो आई थिंक नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया हो, तो आप उसको रेफर कीजिएगा, ढूंढिएगा। अगर नहीं मिलता है तो गूगल कीजिएगा। ठीक है, सोचिएगा, इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा और मुझे आंसर कमेंट के अंदर दे दीजिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्या है? ये देखो, कंट्रास्ट नहीं, look at the map once more and find out whether there were any kingdoms in the state in which you live. मतलब ऐसा एक किंगडम ढूंढो जिस स्टेट में तुम रह रहे हो वो उस स्टेट का एक किंगडम हो। तो देखो भाई, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, जैसे आप मान लो तमिलनाडु में रह रहे हो। ठीक है, कुछ तमिलनाडु से मुझे देख रहे हैं, या फिर अगर कोई मुझे लखनऊ से देख रहा हो। ठीक है, तो आप मुझे अपने अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब बताइएगा। ठीक है, लेकिन डिस्कस है तो ये तो दोनों आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, एक और चीज देख लो,
contrast the elections in Uttar Emurur with the present day पंचायत election. अब सुनो यहाँ पर इलेक्शन उत्तर मेरुमर में जैसे होते थे उनको आज के प्रेजेंट डे के जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उनसे डिफर करना है, मतलब उनसे आपको उनका इसका कंट्रास्ट निकालना है। देखो अगर आप उस समय के इलेक्शन की बात करें तो क्या होता था कि एक पाम की पत्ती ली जाती थी, ठीक है, एक पाम की लीफ ली जाती थी और इसके ऊपर कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाता था। जैसे मेरा नाम लिख दिया इस पे अविरल, ठीक है, या फिर इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस पे नाम लिख दिया अलग अलग अविरल, ठीक। फिर एक दूसरी चिट और बनी जिस पे नाम लिख दिया रोहन, ठीक है। एक और चिट बनाई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मान लो अय्यर, ठीक है, मैंने एक तारक मेहता का कैरेक्टर उठा लिया, ठीक है, अय्यर, ठीक है, अविरल रोहन अय्यर। अब इनमें से क्या हुआ, इनको डाल दिया गया एक अर्थनवेयर पॉट में, ठीक, डाल दिया। अब क्या हुआ, एक बच्चे को बुलाया गया और उससे कहा गया कि बेटा काम करो, इसमें से कोई भी एक चिट उठाओ। उसने मान लो उठा दी रोहन वाली चिट, ठीक, रोहन वाली चिट उठा दी। तो क्या हुआ, जिस भी कमेटी का भी टाइम होगा उस कमेटी जिस कमेटी का अभी नंबर आया होगा उस कमेटी के अंदर रोहन पहुंच जाएंगे, ठीक, और उसके वो लीडर बन जाएंगे अगर उनका सबसे पहले नाम सिलेक्ट हुआ है तो। फिर मान लो उसने मेरी नाम की चिट्ठी उठा दी तो मैं जिस कमेटी का मेंबर बनूंगा उसका मैं लीडर हो जाऊंगा, और लास्ट में अय्यर जी तो वो भी किसी कमेटी के लीडर बनेंगे लेकिन किसी दूसरी कमेटी के। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर है। और अगर हम आज दिन के प्रेजेंट डे की पंचायत इलेक्शन की बात करें तो एक ही सरपंच होता है, एक सरपंच होगा, ठीक, और क्या होता है उसको वोट मिलते हैं, इधर से वोट आए, इधर से वोट आए, इधर से वोट आए, इधर से वोट आए, और वो विजयी हुआ तो सरपंच बन गया। ये होता है आजकल का पंचायत इलेक्शन, सिंपल, ठीक, क्लियर। चले आगे। अब ये देखो लेट्स डू वाले जो है इनमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनको कहते हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कैसे, आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स निकालनी है किसके, जो टेम्पल्स इस चैप्टर में आपको दिखाए गए, वैसे आपको टेम्पल्स की पिक्चर्स भी दिख जाएंगी, ठीक, उसको आप ले करके जाना और आपके जो घर के बगल में थोड़ी दूर पर जहाँ भी मंदिर है उन मंदिरों से इसको कंपेयर करके देखना और जो भी डिफरेंसेस आपको नजर आए उनको आपको फाइंड करना है, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट द टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड एट प्रेजेंट। आज की तारीख में जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उनके बारे में आपको और बताना है कि किस किस तरीके के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, और आपको बताना है कि आर दीज इन कैश, काइंड और लेबर सर्विसेज। तो ऑब्वियसली हमेशा कैश में लिया जाता है, लेकिन कभी कभी जो गरीब होते हैं उनसे अगर टैक्स वसूला भी जाए तो कभी कभी उनसे छोटा मोटा काम करवा लिया जाता था। लेकिन वैसा नहीं होता था कि अगर वो बंदा गरीब है तो लेबर सर्विसेज के तौर पर आप उससे एक साल के लिए अपने खेती में काम करवाओ, वो नहीं चलता था, ठीक, वो इस आज की तारीख में नहीं चलता है। क्लियर। इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है, फाइनली चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है, क्लियर है ना सारी चीजें, चैप्टर फिनिश्ड। एक मिनट, चैप्टर 2 डन, ठीक है, फाइनली डन हुआ। इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। आई होप तुमको अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी अमेजिंग सी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद योद्धा बैच एंड स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।